हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, और जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम सिर्फ नेचर ऑफ मैनेजमेंट को ही इन डेप्थ कवर करेंगे। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में है क्या पहले वो समझो। तो देखो, आपने देखा होगा कि जैसे कभी कोई बच्चा किसी के घर पैदा होता है, ठीक है, स्मॉल बेबी, तो होता क्या, कोई रिश्तेदार बोलता है कि अरे ये तो चाचा पे गया है, कोई बोलता है अरे ये तो मामा पे गया है, कोई बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो पापा पे गया, ये मम्मी पे गया, ऐसे करके बात करता है। उसी तरीके से बच्चों मैनेजमेंट के अंदर क्या हुआ, अलग अलग थिंकर्स हुए, और उन अलग अलग थिंकर्स ने क्या किया, मैनेजमेंट को अलग अलग चीजों से कंपेयर करके देखा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ थिंकर्स कहते थे कि मैनेजमेंट साइंस है, वहीं पे कुछ थिंकर्स कहते थे कि नहीं 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 मैनेजमेंट तो आर्ट है जी, वहीं पे कुछ थिंकर्स कहते थे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो यानी अलग अलग थिंकर्स ने मैनेजमेंट को अलग अलग चीजों से कंपेयर किया। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, या फिर क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हम इसको काफी क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि मैनेजमेंट साइंस होता है या मैनेजमेंट आर्ट होता है या मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है, इसको बताओ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि साइंस होता है क्या है। तो साइंस की डेफिनेशन में बोला हुआ है कि साइंस एक बहुत ही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी इसके अंदर क्या है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स प्रिपेयर्ड है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको बंदा पढ़ता है और उसके बाद में उसको नॉलेज आती है। तो इसलिए बोला हुआ है कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके अंदर लॉजिक्स लगाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और इसके जो फाइंडिंग्स होती है, जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं का मतलब ये है, जैसी मैथ्स इंडिया के अंदर होती है वैसी मैथ्स यूएसए के अंदर होती है, वैसी ही मैथ्स यूरोप के अंदर होती है। तो यानी कहने का मतलब जो भी आप साइंस की डिस्कवरी करते हो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें वो नॉलेज मिलती है, जो कि बहुत लॉजिक्स और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि साइंस के फीचर क्या है, यानी साइंस को हम कैसे पता लग सकते हैं कि कोई सी चीज साइंस होती है कि नहीं होती। तो देखो बच्चों, साइंस के अंदर 3 बेसिक फीचर है। सबसे पहला फीचर है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी जो साइंस के अंदर नॉलेज दी हुई है ना, वो किसी ना किसी बुक, किसी ना किसी जर्नल, किसी रिसर्च पेपर के अंदर बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। वहीं पे इसका दूसरा फीचर होता है कि जो साइंस है ना, वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। यानी साइंस की अगर आपको कोई डिस्कवरी करनी है तो आप क्या करते हो, लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, फिर उसकी फाइंडिंग्स निकालते हो, उसके बाद में आप जानते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और थर्ड फीचर जो साइंस का है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब, अगर कोई भी साइंस की फाइंडिंग है तो वो इंडिया में भी सेम रहेगा, वो यूएसए में भी सेम रहेगा, वो मून पे भी सेम रहेगा, वो मार्स पे भी सेम रहेगी। तो कहने का मतलब ये 3 फीचर हमें साइंस में मिलते हैं। अब अपन कंपेयर करके देखते हैं इन फीचर्स को कि क्या ये मैनेजमेंट से मैच होता है कि नहीं होता। तो देखो बच्चों, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये हम जानते हैं, पर क्या मैनेजमेंट के अंदर भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं? बिल्कुल पढ़नी पड़ती हैं। तुम पढ़ रहे हो ना क्लास 11th और 12th से। उसी की तरह से मेरे को बताओ कि अगर आपको एमबीए की पढ़ाई करनी है तो उसके अंदर भी बहुत सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। तो कहने का मतलब कि हाँ, साइंस के अंदर भी ये वाला फीचर पाया जाता है, साइंस के अंदर भी दिस इज ट्रू, एंड फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो दिस इज ट्रू। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ साइंस इज फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाला फीचर कंपेयर करके देखते हैं। चलो भाई, क्या प्रिंसिपल्स साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं? हाँ जी सर, जो भी साइंस के प्रिंसिपल है ना, वो 100% एक्सपेरिमेंट से ही निकल के आते हैं। वहीं पे अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पे क्या हर बार आप एक्सपेरिमेंट करके अप्लाई करते हो कोई चीज? नहीं सर, कई बार हम अपने दिल की सुनते हैं, कई बार हम अपने दिमाग की सुनते हैं, कई बार हम न्यूज़पेपर की सुनते हैं, कई बार हम आस पड़ोस के सुनते हैं, उसके बाद में हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कुछ बिजनेसमैन बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने एक चीज बोली थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, उनको जो मैनेजमेंट मिला, क्या वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिला? नहीं सर। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, चांस है कि शायद एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज मिले, चांस है कि बिना एक्सपेरिमेंट के आपको ये चीज मिल जाए। तो इसके अंदर क्या है, अभी बहुत ही क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट में ये पार्शियली अप्लाई होता है। क्या ये बात समझ में आई? साइंस में तो फुली अप्लाइड है, पर मैनेजमेंट इस चीज के अंदर साइंस से पार्शियली मैच करता है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब साइंस का प्रिंसिपल बच्चों ऑल ओवर यूनिवर्स बिल्कुल सेम रहता है, पर क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड बिल्कुल सेम रहते हैं? नो। जिस तरीके से बच्चों किसी कंपनी को इंडिया में चलाया जाता है,
क्या उसी तरीके से उस कंपनी को यूएसए में चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते? अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर पता लगा कि KFC जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नॉन वेज बेचता है, उसने इंडिया के अंदर नए वेजिटेरियन बर्गर्स निकाले हैं। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस कभी KFC को यूएसए के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया के अंदर उनको वेजिटेरियन चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं, यानी यूएसए के अंदर KFC का तरीका अलग है, इंडिया के अंदर KFC का तरीका अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बात समझ में आई? तो पहला फीचर इज फुली प्रेजेंट, सेकंड इज पार्शियली प्रेजेंट एंड थर्ड वाला तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये है मैनेजमेंट एज साइंस से कंपैरिजन। अब देखो बच्चों, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आर्ट होता क्या है। तो देखो बच्चों, आर्ट के अंदर एक खास बात होती है कि उसके अंदर ना आर्टिस्ट अपने खुद का दिमाग लगा के कोई नई चीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन पेंटर की बात करें तो पेंटर अपना खुद का दिमाग लगा के नई पेंटिंग बनाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसी से फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन की, तो म्यूजिशियन क्या करता है, हर बार अपना दिमाग लगा के, स्किल लगा के, क्रिएटिविटी लगा के कुछ नई चीज प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हमने आर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आर्ट इज अ क्रिएटिव एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी आर्ट के अंदर नॉलेज तो है, यानी आपको किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं, पर किताबों को पढ़ने के बाद एक लेवल के बाद ना आप खुद का दिमाग लगाने लगते हो और इसीलिए आप उस आर्टिस्ट कहलाते हो, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं कि आर्ट के अंदर क्या फीचर है। देखो बच्चों, आर्ट में होते हैं 3 फीचर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहला फीचर बोल रहे हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब वही है कि आर्ट के अंदर बुक्स वगैरह होती हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अपने सिलेबस में देखना, फाइन आर्ट की बुक लगती है आपके, देखा जाए तो इसका मतलब कि हमें आर्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले उसको हमें किताबों से उसका ज्ञान लेना पड़ता है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। तो बच्चों यही चीज़ हम बोल देते हैं कि आर्ट के अंदर दिस फीचर इज प्रेजेंट। पर अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें, क्या मैनेजमेंट में भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं? बिल्कुल सर, आपने पहले ही समझाया था कि मैनेजमेंट में भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सो बच्चों, दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो दिस इज टोटली प्रेजेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी आर्ट के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर दोनों के अंदर किताबें पढ़नी पड़ती है। तो बच्चों अब अपन सेकंड वाला टॉपिक करते हैं जो कि है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो बच्चों पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हर आर्टिस्ट ना अपने हिसाब से अपनी कला को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिशियन हो सकता है लाउड गाता हो, कोई म्यूजिशियन हो सकता है धीरे धीरे गाता हो, कोई म्यूजिशियन हो सकता है रैप में अपने गाने को निकालता हो। तो कहने का मतलब हर म्यूजिशियन, हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से चीज करता है। तो पहली बात तो हमें यह चीज क्लियर होगी कि आर्ट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। अब सवाल उठता है कि क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है या नहीं होता? आप मेरे साथ में सोचो। देखो बच्चों, ऐसे तो मैनेजमेंट की जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि हाँ भाई एक मैनेजर को ऐसा करना चाहिए। आपने अगर जैसे कि आपने स्कूल में हो सकता है चैप्टर 2 कर लिया, उसमें दिया हुआ है कि मैनेजर को हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, हर किसी को टाइमली पेमेंट देनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। पर क्या एक मैनेजर चाहे तो अपने मन के हिसाब से भी कुछ एप्लीकेशन कर सकता है क्या? यानी वो अपने मन के हिसाब से सामने वाले के लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, इसलिए तो हम इंसान हैं, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने दिल के सुनते हैं। तो इसका मतलब मैनेजर भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन दे सकता है, यानी अगर उसको ठीक लगता है तो वो अपने मन से काम कर सकता है, अगर उसको ठीक नहीं लगता तो अपने मन से काम ना करे, उसकी मर्जी होती है। क्योंकि इन द एंड हमें क्या, हमें आउटपुट से मतलब होता है, तो जो मर्जी कर, जैसे मर्जी आउटपुट निकाल, ठीक है जी। तो बच्चों कहने का मतलब आर्ट और मैनेजमेंट दोनों के अंदर पर्सनलाइज एप्लीकेशन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे जो कि है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि क्या किसी आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा वो करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता जाएगा? बिल्कुल सर, एक आर्टिस्ट जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वो उतना ही बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एक मैनेजर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना पुराना मैनेजर होगा वो उतना ही ज्यादा मैनेजमेंट में अच्छा होता जाएगा। तो कहने का मतलब आर्ट और मैनेजमेंट में दोनों के अंदर ही ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। बात समझ में आई? अब बच्चों आते हैं हम आज की क्लास के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे जो कि है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो यानी मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, हम ये देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये जानो कि प्रोफेशन होता क्या है। तो देखो जी, अपन एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स का।
तो डॉक्टर को हम बोलते हैं कि डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, वो रीजन देखो जी। देखो बच्चों, प्रोफेशन वो चीज होती है जिसके अंदर कोई ना स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स के पास आपको पता है MBBS की नॉलेज और ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर अपन इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर के पास BTech की नॉलेज और ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम इसलिए इनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रोफेशनल्स की खास बात होती है कि इसके अंदर ना एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी हर कोई आम आदमी इसके अंदर घुस नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को बताओ, क्या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपके पास मेडिकल होना जरूरी है। तो कहने का मतलब खुली खीर नहीं है, आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और हर किसी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, यानी हर कोई ऐरा गैरा प्रोफेशनल नहीं बन सकता। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम एक बार मैनेजमेंट के एज प्रोफेशन में सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर हर कोई ऐरा गैरा बंदा प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इसके अंदर एंट्री बच्चों रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो बच्चों, जो प्रोफेशन है ना, एक सेकंड मैं यहां पे सही कर देता हूं, प्रोफेशन, ठीक है। तो बच्चों, जो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन के 5 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी करनी होगी, आपको बुक्स पढ़नी होंगी, आपको जर्नल्स पढ़ने होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी होना जरूरी है। वहीं पे अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो हमें अभी तक समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट के लिए भी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सो दिस फीचर इज फुली प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है जी। तो यानी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है और प्रोफेशन में भी है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये है, क्या कोई ऐरा गैरा बंदा डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं सर। तो कहने का मतलब प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। पर बच्चों, क्या कोई भी ऐरा गैरा बंदा मैनेजर अच्छा बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है सर। मैनेजर बनने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। कोई भी बंदा जो मैनेजमेंट में, आपने देखा होगा कुछ लोग बाय बर्थ मैनेजमेंट अच्छा करता है, तो वो मैनेजर बन सकते हैं ना, उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, क्या मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? नो, नहीं होती। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। बात समझ में आ गई? अब थर्ड वाला करते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर अपन बात करें, सीए की बात करते हैं, आपको पता है ना कि सीए भी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बच्चों, जब आप सीए बन जाते हो ना, तो आपको ना ICAI का मेंबर बनना पड़ता है, तभी आप सीए कहला सकते हो। तो कहने का मतलब आपको किसी ना किसी एसोसिएशन से एसोसिएट होना पड़ता है, हर प्रोफेशनल को होना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर भी बनते हो तो डॉक्टर्स के लिए भी अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है। तो कहने का मतलब हर प्रोफेशनल को किसी ना किसी एसोसिएशन से अपना एसोसिएशन बनना पड़ता है, यानी यूं कह लो कि किसी ना किसी एक यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है, आसान शब्दों में बताऊं तो ठीक है जी, हमने लिख दिया। क्या आपको प्रोफेशनल बनने के लिए एक यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा? यस सर, हमें प्रोफेशन के अंदर एक यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है। पर क्या बच्चों, मैनेजर्स के लिए ऐसी कोई है क्या यूनियन? है बच्चों, है, पर उसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ इस एग्जांपल में ICAI का मेंबर बनना कंपलसरी है अगर आपको सीए कहना है तो। पर बच्चों, मैनेजर के लिए कोई भी यूनियन का पार्ट होना कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो बन सकते हो, चाहो तो मत बनो। तो कहने का मतलब इसके अंदर भी क्या है, पार्शियल है ये। कहने का मतलब कि आप चाहो तो मेंबर बनो, चाहो तो मेंबर मत बनो। सो दिस फीचर इज नॉट फुली प्रेजेंट। अगला देखते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? पहले ये समझो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बच्चों अनसेड रूल्स, यानी एक तरीके से कि आपको बिहेव कैसा करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इलीगल नहीं होता कुछ भी, पर कहने का मतलब कि आपको बिहेव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है ना कि डॉक्टर और वकील कभी भी अपने क्लाइंट की कमजोरी किसी और को नहीं बताते। तो कहने का मतलब कि अगर कोई डॉक्टर अपने क्लाइंट की बीमारी किसी और को बता देता तो ये इलीगल नहीं है, पर ये एथिकल नहीं है। तो इलीगल और एथिकल में फर्क होता है। इलीगल काम करोगे तो जेल हो जाएगी, एथिकल काम करोगे तो जेल नहीं होगी, पर समाज में अच्छा नाम नहीं जाएगा आपका। तो कहने का मतलब, क्या डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है सर। आपने थोड़ी देर पहले बताया, एक एग्जाम्पल दिया उसका कि आप अपने क्लाइंट की कमजोरी आप दूसरों को नहीं बता सकते। तो बच्चों, क्या प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है? बिल्कुल है सर। पर क्या सर मैनेजर्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? कुछ नहीं है।
ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, पर उसको हर कोई माने ये कंपलसरी नहीं है। तो कहने का मतलब मैनेजर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए, बट दिस इज नॉट कंपलसरी। सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट फुली प्रेजेंट, नॉट फुली प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, सर्विस मोटिव। क्या डॉक्टर, क्या लॉयर पैसे तो लेते हैं, ये मैं एग्री कर रहा हूं, पर क्या वो कहीं ना कहीं समाज की भलाई कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो समाज की भलाई कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं समाज को सर्विस दे रहे हैं। पर बच्चों क्या मैनेजर समाज को सर्विस दे रहे हैं क्या? नहीं, मैनेजर बच्चों प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। मैनेजर का सिर्फ एक ही टारगेट है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो कहने का मतलब मैनेजर इसकी ट्राई कर रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं समाज की भलाई करने की, पर वो अभी भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है मैनेजर। तो कहने का मतलब दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट फुली प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, ये अपना पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, पार्ट नंबर 2। अब मैं एक पार्ट नंबर 3 बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम करेंगे केस स्टडीज। और इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ अच्छा आया हो, तो नीचे कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। अगर कोई डाउट बचा हो और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट कर दो। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।